क्या होता है लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को समझते हैं। देखो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया लेट्स से, और इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन का नाम लेट्स से नेम है, और इसके अंदर मैं, या फिर ऐड ऐड है, ऐड एक फंक्शन बना रहा है जिसके अंदर दो वैल्यूज है। एक की वैल्यू, एक ए है, ए की वैल्यू जो है वो 10 है, और बी है उसकी वैल्यू 20। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ ए प्लस बी, तो हम जब भी ऐड पैरेंथेसिस को कॉल करेंगे तो हमें 30 मिल रहा है ना। अब यहाँ पे वेरिएबल ए एंड बी है, राइट। इस ए एंड बी वेरिएबल को अगर हम कॉल करें प्रिंट ए करके, तो ये एरर देगा। क्यों एरर दे रहा है? ए तो डिफाइंड है ना, ए की वैल्यू 10 आनी चाहिए थी, उसकी वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है। अच्छा, अगर उसी तरह से बी करूं तो बी भी नहीं आ रहा, कह रहा बी इज नॉट डिफाइंड, ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब ऐसा कोई वेरिएबल है ही नहीं, ऐसा कहा जा रहा हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये एक फंक्शन के अंदर सिर्फ होती है, उसी के अंदर अपना सारा रोल प्ले करती है। एक फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल अपना रोल प्ले करे, बस वहीं पे वो नोन हो, वहीं पे वो पहचाने जाएं फंक्शन के अंदर, उसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, तो बात ये है कि सर ग्लोबल वेरिएबल फिर क्या होता है, क्योंकि टर्म तो ग्लोबल भी लिख रखा है ना हमने। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, सोचते हैं थोड़ा। सपोज करो एक और फंक्शन बना रहा हूँ, इसका नाम दिया ऐड टू। ठीक है। और इसके अंदर मैंने लिखा ए प्लस बी। ठीक है। अभी जो मैंने ये लिखा है, इसको यहीं पे छोड़ते हुए कुछ यहाँ पे शेल बना लेते हैं, और इसको नीचे लिखा हुआ है हमने। ठीक है। इसके अंदर ए और बी की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, नहीं है ना। ठीक। अगर अभी मैं इसको चला दूं, तो ऐड टू की जो वैल्यू है वो एरर बन जाएगी। ए की वैल्यू नहीं डिफाइंड है ये कह रहा है, क्योंकि इसके अंदर जब ऐड टू को चलाया गया तो ए की वैल्यू ढूंढी जाती है। ए की वैल्यू ढूंढने पे पता चला कि ए की वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं है, कहीं किसी ने बताया ही नहीं ए की वैल्यू क्या है। ठीक है। और अगर ए की वैल्यू हम बता दें तो फिर बी एरर देने लग जाएगा कि बी की वैल्यू अननोन है। ठीक है। तो आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पे। यहाँ हो, यहाँ पे लेट से ए इज इक्वल टू मैंने मेंशन किया 100। ठीक है। बी की वैल्यू मैंने मेंशन करा 200। ठीक है। अब ए और बी दोनों की वैल्यू मेंशनड है। अब मैं अगर इसको चलाऊं और फिर से इसको चलाऊं तो देखो 300 आ रहा है ना। समझ में आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले एरर आ रहा था, इसलिए एरर आ रहा था कि ए की और बी की वैल्यू डिफाइंड नहीं। ठीक है। और एक और भी एरर आ रहा था, ये ए की वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं अब चलाऊं तो 100 आएगा, और इसको चलाऊं तो 200। अब चल रहा है, ऐसा क्या हो गया अचानक। जब हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर जब मैंने a इज इक्वल टू 10 लिखा और b इज इक्वल टू 20 लिखा, और जब मैंने इसको प्रिंट किया, सॉरी, प्रिंट इसी के पैरेलल में करते हैं हम, क्योंकि इंडेंटेशन का ध्यान रखते हैं हम हमेशा। जब हमने ऐसा कुछ किया, और जब हमने ऐड पैरेंथेसिस को चलाया एंटर करके, शिफ्ट एंटर करके, तो इसने हमें जो आउटपुट दिया वो 30 था। ठीक है। लेकिन ये इस फंक्शन तक के लिए ही वैलिड था, ऐड फंक्शन के अंदर ही इस वेरिएबल की महत्वता है, खत्म है, इंपॉर्टेंस है, राइट। इसके बाहर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है। मतलब अगर आप ऐसे ही इंडिपेंडेंट बिना प्रिंट फंक्शन के, मतलब बिना फंक्शन के, बिना इस फंक्शन को यूज किया, ऐसे ही प्रिंट ए लिख रहा था तो ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रहा।
ठीक है, क्योंकि ये जो वेरिएबल था ये एक लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये एक फंक्शन के द्वारा जाना जाता है, बाहर कोई नहीं इसको पहचानता। और ए जब हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे थे बाहर में, तो ए की वैल्यू इसीलिए अननोन आ रही थी, नॉट डिफाइंड आ रही थी। क्लियर है? जब हमने दूसरा फंक्शन बनाया, डेफ एड टू पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हमने क्या लिखा, प्रिंट ए प्लस बी। ठीक है, तो जब हमने प्रिंट ए प्लस बी किया, तो हमने इससे पहले बाहर में, मतलब फंक्शन के अंदर नहीं, बाहर ए की वैल्यू कितनी रखी थी, 100, और बी की वैल्यू 200। तो ये जो था ये हमारा नॉर्मल कोड में लिखा हुआ था, किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिखा हुआ था। लेकिन जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया, तो शुरुआती में जब हमने ये मेंशन नहीं किया था ऊपर वाले ये दोनों पार्ट, तो ये कह रहा था एड टू कि ए की वैल्यू नहीं डिफाइंड होने की वजह से एरर दे रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो इस चीज को। ये है ग्लोबल वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर नहीं था, बाय डिफॉल्ट बाहर में लिखा हुआ था, ये है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल एक फंक्शन के अंदर किया जा सकता है। ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल एक फंक्शन के अंदर किया जा सकता है, और यहां पे किया जा रहा है। अब ये जो फंक्शन का एरिया है ना, इसको कहते हैं लोकल स्कोप। क्या कहते हैं, लोकल स्कोप। लोकल वेरिएबल जहां होती हैं जिस फंक्शन के अंदर, उसको लोकल स्कोप कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल जहां पे मेंशन थी उसको ग्लोबल स्कोप कहते हैं। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज लोकल स्कोप, व्हाट इज ग्लोबल स्कोप। ठीक है, ये जो वैल्यू है, दिस इज इन ग्लोबल स्कोप। अगर किसी फंक्शन के अंदर नहीं है तो वो ग्लोबली सबके लिए वैलिड। ठीक है, चाहे वो फंक्शन हो चाहे कुछ भी हो, वो वैलिड है उन सब के लिए, सब उसके वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए तो इस फंक्शन ने ए और बी की वैल्यू ना पता होते हुए भी उसकी वैल्यू को यहाँ पे इवेल्युएट करके हमें क्या दिया था आंसर, 300। इससे पहले क्या हो रहा था, ये जब नहीं हुआ था, तो इससे पहले एक फंक्शन के अंदर ए और बी नाम की वैल्यू को डिफाइन कर रखा था हमने, और जब हम इसको प्रिंट कर रहे थे, यानी कि ऐड टू को चला रहे थे, 30 मिला था। लेकिन बाहर में जब ए की वैल्यू प्रिंट करने जा रहे थे, जब तक ये मेंशन्ड सब नहीं थे, तो ग्लोबली ये दोनों वैल्यू डिफाइंड नहीं थी। नहीं तो 10 आना चाहिए था, एरर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे एरर आया। क्लियर है? अब बात ये है कि सर ये जो है ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि ये लोकल स्कोप में था। फंक्शन के अंदर अगर आप कुछ भी लिख रहे हो उसको लोकल स्कोप कहते हैं, और उसके अंदर जो लिखा हुआ है वेरिएबल उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। बात है कि सर लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर इसके ऊपर आप यहां पे लिख दो ग्लोबल ए कॉमा बी, तो दोनों हमारा लोकल से ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। ग्लोबल एक कीवर्ड है जो हमें लोकल वेरिएबल को ग्लोबली यूज करने में हेल्प करता है। ठीक है, इस बात को समझने में कोई दिक्कत है? चलो आगे देखते हैं। तो अब फिर से मैं इसी बात को फिर से रिवाइज कर रहा हूं। ठीक है, ए इज इक्वल टू, सॉरी ये नहीं, एक्स इज इक्वल टू 300 और वाई इज इक्वल टू 400। ठीक है, ये अगर वेरिएबल में मेंशन कर दो, डिफाइन कर दो, तो ये लोकल वेरिएबल में है, लोकल स्कोप में है कि ग्लोबल स्कोप में है, ग्लोबल, ग्लोबल स्कोप में। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊं और इस फंक्शन का नाम एड 4 दे दूं, और इसके अंदर x प्लस वाई को मैं यूज करूं, तो ये अभी हमारा आउटपुट नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप एड 4 पैरेंथेसिस को कॉल करोगे, यू विल गेट 700। क्योंकि ये जो ग्लोबल स्कोप में वेरिएबल रखे हुए थे उसको लोकली यूज करा जा सकता है। कुछ ऐसे अगर समझने की कोशिश करें कि सपोज करो एक जिपो कंपनी है। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है लाइटर की। ठीक है, ये बहुत एक्सपेंसिव लाइटर बनाती है। ठीक है, ट्रेडिशनल स्टाइल में। ठीक है,
इसको सब देश के लोग जानते हैं, ठीक है। और एक अंकल हैं जो मेरे सोसाइटी के बगल में रहते हैं, ठीक है, उनका एक छोटा सा कंपनी है रानी बाग में। उसको सिर्फ दिल्ली के लोग, मैक्सिमम लोग जाने होंगे तो दिल्ली के लोग जाने होंगे। जीपो कंपनी जिस देश में, उस कंपनी के लोग नहीं जानते। तो ये है, मान लो ग्लोबल स्कोप में, ये ग्लोबली सब जगह अवेलेबल है, लेकिन ये कौन है, लोकली। अगर इसका ब्रांड तुम्हें खरीदना है उन अंकल के प्रोडक्ट का, तो तुम यूएस में जाकर नहीं खरीद सकते, लेकिन जिपो को तुम किसी भी कंपनी में, कंट्री में खरीद सकते हो, क्योंकि ये ग्लोबली स्टैब्लिश्ड। हमारे वेरिएबल के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब आप बिना किसी फंक्शन के ऐसे ही इंडिपेंडेंट a = 10 b = 20 करते हो, तो उसको सब इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वही काम आप किसी फंक्शन के अंदर बैठ के करते हो, तो उसको बाहर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि सर लोकल वेरिएबल्स को बाहर कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि ग्लोबल स्कोप में, ठीक है। तो एक फंक्शन और बनाता हूं add5 करके, और इसके अंदर एक l = 200 और m = 400, और इन दोनों को हम ऐड करना चाहते हैं, l × m, ठीक है। शिफ्ट एंटर, add5 पैरेंथेसिस, इतना आ रहा है। लेकिन अगर हम l को यहाँ पे प्रिंट करें, तो हमारा ग्लोबल स्कोप में तो प्रिंट होगा नहीं है, नॉट डिफाइंड आएगा। l की वैल्यू तो पता है ही नहीं, और साथ साथ किसकी वैल्यू नहीं पता है, m की भी वैल्यू नहीं पता है, दोनों अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि इन वेरिएबल्स को ग्लोबली भी इस्तेमाल कर पाए, जो एक फंक्शन के अंदर लोकली अवेलेबल है। समझ में आ रही है बात, किसी को डाउट है अभी तक? चलो, तो इसको ग्लोबली कैसे बनाएंगे, तो एक कीवर्ड आता है ग्लोबल करके, देखो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। अब बस एक स्पेस देके जो वेरिएबल का नाम है वो लिख दो तुम, और शिफ्ट एंटर से चला दो। 8,000 अभी भी, सॉरी 80,000 अभी भी आ रहा है, एल की वैल्यू देखो डिफाइंड हो गई और एम की वैल्यू भी डिफाइंड हो गई। तो हमने लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बनाया ग्लोबल कीवर्ड की मदद से, ठीक है। इसका फायदा क्या है कि फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल है, तो वो फंक्शन के बाहर यानी कि ग्लोबल स्कोप में भी इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। अब दो क्वेश्चन, एक है कि सर लोकल स्कोप क्या होता है, कोई हाथ उठाओ जिसको आता हो। लोकल स्कोप अभी बताया है ना, क्या होता है लोकल स्कोप? लोकल स्कोप क्या होता है? जहाँ लोकल वेरिएबल डिफाइन रहती है उसको लोकल स्कोप कहते हैं, उसी जोन में उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ग्लोबल स्कोप, कोई एग्जांपल ग्लोबल स्कोप का? सर एग्जांपल है ग्लोबल स्कोप का, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, इसको फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लोकल वेरिएबल क्या है? लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर लिखा जाता है वो लोकल वेरिएबल होती है। ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के बाहर। अगर लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बनाना है तो क्या करना होता है, ग्लोबल कीवर्ड लिख के स्पेस और उन वेरिएबल्स का नाम कोमा से सेपरेट करके लिखा जाता है, एक लाइन में और छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो उससे उसको हम बाहर भी इस्तेमाल अब कर पाते हैं। क्लियर है, इतना याद रहेगा ना? चलो, इसका बहुत यूज है, इसलिए क्या नहीं समझ में आया? देखो एक फंक्शन बनाओ, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ये दोनों वेरिएबल, इस वेरिएबल को हम बाहर इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रिंट ऐड करने के लिए, दोनों को s+t, ठीक है। ये यहाँ पे डिफाइंड है ना, एक फंक्शन के अंदर ये लोकली डिफाइंड है।
ये लोकल वेरिएबल है और लोकल स्कोप में है, ठीक है। और ये जो प्रिंट तुम कर रहे हो ये तुम्हारा ग्लोबल स्कोप में है, तो एस और टी की वैल्यू ग्लोबली नहीं डिफाइंड है। इसके आगे तुम यहाँ पे सिर्फ लिख दो ग्लोबल और एस कोमा टी लिख दो। ग्लोबल स्कोप में, एक सेकेंड, हाँ याद आया, इसको एक बार चलाना पड़ता है। ऐड 10, ठीक है, ऐड 10, ठीक है, ये चला दिया। अब इसको चलाओ तो 30 आ गया। ये फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है ना, उसको फंक्शन के बाहर बिना फंक्शन के यूज के अगर यूज करना है उन वेरिएबल की वैल्यूज को, तो आप नहीं ऐसे इस्तेमाल कर सकते। आपको इस लोकल वेरिएबल को कीवर्ड ग्लोबल से ग्लोबल करना होगा, जिससे आप फंक्शन के बाहर भी इस्तेमाल कर पाए। ग्लोबल के बाहर क्या? पैरेंथेसिस नहीं होता यहाँ पे, नहीं होता, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन है उसको फंक्शन के बाहर नहीं इस्तेमाल कर सकते। समझ में आ रही बात? यही कहना चाह रहा हूँ, है ना। अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हो फंक्शन के बाहर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर जाकर उसको ग्लोबल करना पड़ेगा। वो सब ग्लोबल में, हाँ। अगर यही वेरिएबल में यहाँ पे p इज इक्वल टू 10 और q इज इक्वल टू 20 करूं, तो ये ग्लोबली डिफाइंड है, ठीक है। इसको एक फंक्शन के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एक फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करा जा सकता है। देखो हो रहा है ना इस्तेमाल। तो बाहर के वैल्यूज अंदर इस्तेमाल हो जा रही है, लेकिन अंदर की वैल्यू बाहर नहीं इस्तेमाल हो रही फंक्शन के। तो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होती है वो लोकल वेरिएबल होती है। ग्लोबल करने के लिए क्या यूज करना होता है? ग्लोबल कीवर्ड। समझ में आ रहा है? चलो। इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट है उसमें बताएंगे हम इसको, लेकिन अभी हमारे पास ये आया है ना प्रॉब्लम, तो हम इसके ऊपर ग्लोबल और लोकल की बात कर रहे हैं, ठीक। उसमें नहीं है कुछ भी, ये फंक्शन अभी शुरू किया ना हमने, तो अभी हम बता रहे हैं इसको पहली बार, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हमें फंक्शन बनाना है और आर्गुमेंट के बारे में पढ़ना है। हमारे पास 5 तरह के आर्गुमेंट होते हैं, ठीक है। पहला आर्गुमेंट है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। मैं एक ही एग्जांपल पे ये सारे बताऊंगा, ठीक है, जिससे हमें इसमें प्रॉब्लम ना हो कि फंक्शन क्या बनाया जा रहा है, उसको ना समझना पड़े बार बार। एक बार समझ ले और फिर हम कॉन्सेप्ट को बस समझे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो मैं सबसे पहले डिफॉल्ट आर्गुमेंट की बात करूंगा, ठीक है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं? एक फंक्शन बनाता हूं मैं सम करके, ठीक है। इस सम फंक्शन के अंदर मैं कुछ आर्गुमेंट डालने वाला हूं, क्योंकि इसके आगे पैरेंथेसिस है, ठीक है। इस पैरेंथेसिस में हमें कुछ आर्गुमेंट डालने हैं। लेट्स से a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, ऐसा कुछ हम आर्गुमेंट डाल रहे हैं, ओके। और जब हम प्रिंट कर रहे हैं a प्लस बी को, तो हमें सम पैरेंथेसिस अगर लिखे तो आंसर मिल रहा है 30, ठीक है। लेकिन अगर हम सम, अच्छा देखो, इसी को कहते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। मतलब जो ये डिफॉल्ट वैल्यू थी a की वैल्यू 10, वो इसके अंदर रख दी गई, और b की वैल्यू जो 20 थी वो b में रख दी गई। तो 10 और 20 कितना होता है ऐड करने पे? 30 होता है। तो जब हम इस फंक्शन को बिना कोई आर्ग्यूमेंट के डाले कॉल कर रहे थे, तो 30 हमारा आंसर आ रहा था। अगर हम
चाहते हैं कि ए की वैल्यू जो 10 है बाय डिफॉल्ट उसको बदल दिया जाए, उसको बदल दिया जाए। लेट्स से 100 है, सॉरी 10 है तो 100 कर दूं, और बी की वैल्यू 20 है तो 200 कर दूं। हम कर सकते हैं 300। तो इसने हमारे वैल्यू ए की वैल्यू जो पहले 10 आ रही थी उसको ओवरराइड कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया, और बी की वैल्यू जो 20 थी उसको भी 200 से बदल दिया, अपडेट कर दिया। ठीक है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में हम आर्ग्यूमेंट दे इसमें या ना दे फर्क नहीं पड़ता, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ हमारा आंसर मिल जाए जो 10 और 20 थी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसकी वैल्यू को बदल के रख दिया जाए और नए वैल्यू के साथ आंसर मिले, आप उसके अंदर आर्ग्यूमेंट मेंशन कर सकते हो। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है सबको? ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। सर जैसे हमने इसमें वैल्यू ऐड करी, तो पहले 10 थी, बाद में 100 कर दिया ए की वैल्यू। अगर हम प्रिंट ए करेंगे तो क्या 100 आएगा 10 आएगा? यहाँ पे अगर आपने 100 लिखा है तो 100 आएगा। नहीं, उसके बाद में अलग से नए टाइम में प्रिंट करना चाहता हूँ प्रिंट ए, तो क्या आएगा? 100 आएगा? नहीं, ये भाई ये अलग है, इसको छोड़ो, उससे ये बस इस यहीं तक के लिए वैलिड। ऐसे प्रिंट ए करोगे तो ये कुछ और आएगा, कहीं और तुमने कुछ मेंशन कर, हाँ वो सब आ जाएगा, इसके अंदर से कुछ नहीं डिराइव हो रहा। चलो आगे देखो। दूसरा है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। क्या है? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, उसी फंक्शन को मैं लेके आता हूं इसी को। ठीक है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आपने फंक्शन बना दिया है और उसको कॉल कर रहे हैं, तब कॉलिंग के समय कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, क्या मतलब है इसका? तो मान ले मैंने इस फंक्शन को चला दिया टू करके। ठीक है, अब सम टू जो है हम कॉल करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी जो की है ए, उसकी एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो 10 है उस पे ना चले, हमसे पूछा जाए, और हम पहले बी की वैल्यू देना चाहते हैं। अभी हम ऊपर क्या कर रहे थे, जब हम 100 और 20 डाल रहे थे 200, तो 10 जो है वो ए को असाइन किया जा रहा था, ये जो 100 है वो ए को असाइन किया जा रहा था, ये 200 है वो बी को असाइन किया जा रहा था अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस। आई डोंट वांट दैट। आई वांट कि बी की वैल्यू पहले मैं मेंशन करूं, तो b इज इक्वल टू, उसके आगे पैरम लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है पैरामीटर, पैरम नहीं है पैरामीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू, यू कैन मेंशन 200 या 2000। b की वैल्यू तुम पहले दे रहे हो, लेकिन उसके लिए b को तुम्हें लिखना पड़ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप a की वैल्यू को लिखना चाहते हो तो a की वैल्यू को भी आप लिख सकते हो, आपको a इज इक्वल टू और उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड, लेट्स से 1999। अगर रन करेंगे तो 3999 आंसर आ रहा है। क्लियर है? ये एरर नहीं हो रहा है, ये अकॉर्डिंग टू की उसकी वैल्यू डिफाइन करवा रहा है, ओवरराइड करवा रहा है पुरानी वैल्यूज को। तो ये जो है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट फंक्शन को बनाते समय नहीं देखे जाते, फंक्शन को कॉल करते समय जब हम वैल्यू को, यानी कि वेरिएबल के नाम के आगे इक्वल का साइन लगा के उसके वैल्यू को लिखते हैं, तो वो पुरानी वैल्यू को ओवरराइड करता है, और या अगर नहीं हो तो अपडेट कर देता है। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, चलो आगे देखते हैं। सर जैसे यहाँ पे प्रिंट में सिर्फ हमें ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको ओवरराइड करेंगे तो पर हमें रिजल्ट तो प्लस में नहीं देगा। अगर हम इसे मल्टीप्लाई चाहते हो तो कैसे होगा वहाँ पे? प्लस में तो मिल रहा है, तो प्लस में नहीं चाहिए, हमें ऑप्शन हो कि जैसे हमने वैल्यू तो इसके अंदर लिखना पड़ेगा ना, लिखना ही इसके अंदर, हाँ इसके अंदर तो सिर्फ और प्लस मल्टीपल यूज चाह रहे हो कि हम मॉडिफाई करें हम, तो उसके लिए उसके अंदर कंडीशनल प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। हाँ, कंडीशनल प्रोग्रामिंग करनी, मल्टीपल यूज हाँ मल्टीपल यूज के लिए इफ एलिफ एल्स लिखना पड़ेगा, जो भी ऑपरेशन करना चाहता हो लिखना पड़ेगा, करके दिखा दूंगा, पहले मैं आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बता लूं। ठीक है, एक और इसके अंदर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद फिर से कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट तीसरी हमारी। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट
अगर लेट्स से मैं फिर से यही सम वाला फंक्शन बनाता हूं, ठीक है, एक सेकेंड। मैं फिर से ये सम वाला फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, इसका नाम बस बदलता हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग हियर 3। अच्छा, आई डोंट वांट टू मेंशन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है ना, हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को नहीं रखना चाहते, हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट अब इन्हीं को कहते हैं, ए कॉमा बी, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये जो इंडेक्स पे रखे गए हैं उन्हीं इंडेक्स पे हमारी वैल्यू चली जाएगी। अगर मैं इसको चला के और सम 3 को कॉल करूं और यहाँ पे 10,20 लिखूं तो 10 ए को असाइन हो जाएगा और बी को 20 असाइन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन, अकॉर्डिंग टू देयर इंडेक्सेस। A is on 0 index and B is on first index। उसी तरह से ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, 0 इंडेक्स से मैप हो जाएगा। भगा दूंगा क्लास से, बता रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हो? तो मेरा दिमाग सुबह से खराब है, ठीक है। हाँ मैं कह रहा हूँ ना। बी की वैल्यू जो है वो हमारी 1 है, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू। तो उसके इंडेक्सेस को हम ले जाके यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा ए है उसकी वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। According to their positions, our value will assigned there. Means A will contain 10 and B will contain 20. इसके अंदर A की वैल्यू जो कि 10 है वो रिप्लेस की जाएगी और B की वैल्यू 20 को रिप्लेस किया जाएगा, और उसके बाद से जो आंसर आएगा उसको थ्रो कर दिया जाएगा। ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अभी मैंने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करी थी, लेकिन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ मैं फिर से कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के साथ, ठीक है। इसको देखो, अगर इसको मैं चलाया तो 30 मिल रहा है, राइट। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 विल गिव मी 30 आफ्टर समेशन, राइट। फिर से डेफ सम फॉर ए कॉमा बी मैं सेम रखता हूं ना, मैं मतलब सारे कंटेंट सेम रख रहा हूं क्योंकि मुझे चीजों को कॉम्प्लिकेट करके बताने में कोई फायदा है नहीं, टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसको मैं चला देता हूं, सम 4 लिखता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे आई पुट लेट्स से ए, है ना, और बी, आई जस्ट वांट टू पुट बी, ओके। सो बी इक्वल दिखा रहा है पैरम, पैरम मीन्स पैरामीटर। आई कैन मेंशन द वैल्यू ऑफ बी फर्स्ट, जो कि बी बाद में आ रहा है फंक्शन में, आई कैन मेंशन इट इन द वेरी फर्स्ट कॉल, हम पहली बार में ही इसको मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से आई एम पुटिंग हियर 200 अगेन and a will be let's say 100, okay। if I'll call, हमने की वर्ड आर्ग्यूमेंट की हेल्प से पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के वैल्यू को डिफाइन किया है, ठीक है, इट विल रिटर्न 300, ठीक है। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के अंदर हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लगाया है, ओके। किसकी वैल्यू? किसी की वैल्यू कुछ नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए है। यहाँ पे आपने क्या मेंशन किया, बी ना, यहाँ पे जब बी इक्वल्स टू करोगे तो किसको वैल्यू चली जाएगी? क्रॉस नहीं, किसकी ये वैल्यू है, बी क्या है, बी की है ना, तो बी को चली जाएगी, क्रॉस व्रॉस कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह ए जो है, ए की वैल्यू 100 है, ये किसको चली जाएगी, ए को, ऐसा होगा, है ना। आगे देखते हैं। अब हमारा इसके बाद का कॉन्सेप्ट जो है वो है आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक है। ये क्या होता है देखते हैं।
अभी तक हम दो वैल्यू को सम कर पा रहे थे, राइट। हम चाहते हैं मल्टीपल वैल्यू को सम करें, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो पैकिंग अनपैकिंग से आया था, जिसको मैंने पढ़ाया था, उसी को मैं रिकॉल कर रहा हूं एक बार। मैंने बोला था, इफ यू विल मेंशन लेट्स से अ वेरिएबल कॉल्ड ए and put some values there, let's say 10, 20, 30, 40, like this, you will get what kind of database, sorry, what kind of data type? A tuple, एक टपल मिलेगा आप। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पैकिंग, जिसको मैंने बताया था टपल के केस में। यही काम होगा इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। इसके अंदर हमारी वैल्यूज जो होंगी, अगर मैं यहाँ पे एक लूप चला दूं और हम इनके वैल्यू को सम करना चाहते हैं लेट्स से, तो मैं एक इनिशियलाइजर ले लेता हूं जो कि 0 है, और इस के में हम एक एक वैल्यू को ऐड करते जाएंगे, आई की वैल्यू। तो यहाँ पे जो ये एस्ट्रिक एन है, हम जो भी वैल्यू पास करेंगे नंबर, वो एक एक करके आएंगी और ऐड होती जाएंगी के को, ठीक है। तो लास्ट में जब हमारा वैल्यू पूरी तरीके से, मतलब लूप हमारा पूरी तरीके से चल जाएगा उस इटरेबल पे जो कि टपल है, तो वो हमें आंसर रिटर्न करेगा जो कि के है, ठीक है। जब हम ऐड 5 को कॉल करेंगे और आई विल पास लेट्स से 1, 2, 3, 4, समथिंग ऐसे करके, इट विल रिटर्न मी 94, क्योंकि इसने एक एक वैल्यू को ऐड किया है। तो सर एस्ट्रिक एन ने ऐसा क्या किया? मैंने बोला एस्ट्रिक एन ने एक टपल बनाया है। टपल बनाया है तो हम देख सकते हैं, ऑफ कोर्स देख सकते हैं, कैसे देखेंगे? तो इसी के अंदर आई जस्ट वांट टू पुट और प्रिंट द वैल्यू ऑफ एन। आई विल गेट अ टपल। कैन यू सी द टपल? दिस इज आवर टपल। तो ये टपल में ही आया था कि ट्रेबल की फॉर्म में, जिसके ऊपर लूप हमने चला के वैल्यूज को ऐड कराया और उसको रिटर्न करवा लिया लास्ट में। यहाँ पे इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट, ठीक है। अब एक और आर्गुमेंट है जो फाइनल आर्गुमेंट है हमारा, वो है आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट। आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट, इसका क्या मतलब है? एक सिंबल है डबल एस्ट्रिक एन। डबल एस्ट्रिक से मतलब है हमें, से एन से नहीं मतलब, डबल एस्ट्रिक से मतलब क्या करता है ये समझते हैं। डेफ एड 6 करके एक फंक्शन बनाते हैं, और अभी हमने सिंगल एस्ट्रिक के साथ एन लिखा था, हम डबल एस्ट्रिक के साथ एक और एन लिख रहे हैं। क्या है इसका मतलब? विल सी। और प्रिंट मैं क्या करने वाला हूं? एन को प्रिंट करने वाला हूं। यही इस फंक्शन में हो रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें देखना है कि क्या होता है एन, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, ये मल्टीपल कीज और उनकी वैल्यूज को डिफाइन करा सकते हो। मतलब तुम फिर से हमारा जो कीवर्ड आर्गुमेंट था, ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं। इसका नाम ही है क्या? आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट। एक कीवर्ड आर्गुमेंट पढ़ा अभी हमने, और एक आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट पढ़ा। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि मुझे नहीं पता कि कितने कीज बनेंगे, कितने वैल्यूज बनेंगे, वो तुम बनाओ, ठीक है। देखते हैं, एड 6। इसके अंदर लेट्स से मैंने नेम लिखा और इक्वल का साइन देके इसकी वैल्यू डिफाइन करा, क्योंकि कीवर्ड आर्गुमेंट आर्बिट्रेरी, पता नहीं कितने बार तुम्हें कीज बनाने हैं, कितनी उनकी वैल्यूज रखनी है, तुम रख सकते हो इस तरह से लिख लिख के। जस्ट पुटिंग हियर कृष्णा, ठीक है। फिर एज 27,
फिर वेट 72। तो ये जिस फॉर्म में आने वाला है वो फॉर्म एक डिक्शनरी है। ये हमारा आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट करता है जो डबल एस्ट्रिक से स्टार्ट होता है। पहले वाला जो एस्ट्रिक सिंगल एस्ट्रिक था वो हमारा इटरेबल जैसे लिस्ट टपल सेट इन तरह के डेटा टाइप के तरफ वैल्यू को बनाता है, रखता है, एलिमेंट्स रखता है, आइटम्स नहीं रखता। ये आइटम्स रखता है। नेम इज अ की एंड देयर वैल्यू इज कृष्णा। वेट इज अ की, एज इज की, ये सब की है ना। तो ये हमारे आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट कहलाते हैं। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। समझ में आ गया सबको? अब नाम नहीं रटोगे तो भी चलेगा, ठीक है। जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं उसको कहते हैं हम पोजिशनल आर्गुमेंट। अब मैं तुम लोग को एक आर्गुमेंट दिखाता हूँ जो तुम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। एक फंक्शन है हमारे पास जिसका नाम है प्रिंट। प्रिंट के अंदर कुछ आर्गुमेंट्स हैं। शिफ्ट टैब को प्रेस करोगे, यू कैन सी दिस, ये आर्गुमेंट दिख रहा है। ये आर्गुमेंट एस्ट्रिक से चल रहा है, राइट। हमने बोला था ना कि एस्ट्रिक पे ध्यान दो, डबल एस्ट्रिक पे ध्यान दो, उसके बाद के वैल्यू पे ध्यान मत दो, वो कुछ भी हो सकती है। एस्ट्रिक्स पे ध्यान दो। एस्ट्रिक्स के बाद ए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्गुमेंट्स लिखा हुआ है, ARGS आर्गुमेंट का शॉर्ट फॉर्म। एक प्रिंट फंक्शन के अंदर तुम मल्टीपल फ्रूट्स के नाम लिख पाते थे ना, अलग अलग स्ट्रिंग में, और कॉमा से सेपरेट कर पाते थे। मतलब वो जो प्रिंट फंक्शन है उसके अंदर मल्टीपल आर्गुमेंट आ सकता है। सेपरेटर तुमने यूज किया था। सेपरेटर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस थी, कॉमा की बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस थी। तो सेपरेटर एक कौन सा आर्गुमेंट है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। उसकी वैल्यू है ना बाय डिफॉल्ट स्पेस। तो ये एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट है सेपरेटर की, जो यहाँ पे स्पेस है। ये कैसा आर्गुमेंट है, डिफॉल्ट। उसी तरह से और कोई डिफॉल्ट आर्गुमेंट दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ पे, कौन से, एंड और फाइल फ्लश, ये सब डिफॉल्ट है। इक्वल का साइन लगा है ना, बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, ठीक है। जब आप सेपरेटर की वैल्यू को बदल रहे थे तो कौन सा आर्गुमेंट आप यूज कर रहे थे, कीवर्ड, राइट, कीवर्ड यूज कर रहे थे। जब हम कॉल करते हैं फंक्शन को और तब हम इन वेरिएबल सेपरेटर इक्वल्स टू उसकी वैल्यू कुछ भी मैनिपुलेट कर रहे थे तो वो कीवर्ड आर्गुमेंट में आते हैं कॉलिंग के समय से, ठीक है। चलो इसके आगे आने वाले सेशन में हम इसके आगे पढ़ेंगे, अब नहीं, ठीक है। इसको पढ़ना, ठीक है, और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे।